हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह तक हमने बता दिया था। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या था, मतलब जब हम रिवर्स करते थे प्लेट्स को, या हम बोल सकते हैं जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते थे तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता था, बंद हो जाता। तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाता था। ओके, नाउ ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोल रहे हैं, उनकी वजह से जो करंट आता है उसको फोटो करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो आगे हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल। मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल चेंज करेंगे, करंट कैसे चेंज होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी के ज्वाइन करने का, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे हमारे पास करंट बढ़ता जाएगा ना। एक्चुअली याद रखना, जब एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो देखो, जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में करंट की वैल्यू कांस्टेंट। ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल, number of photoelectrons on collector plate increases, that is photo current increases। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ज्यादा ऑब्वियसली करंट आ जाएगा, that is photo current increases। but after certain potential, number of photoelectrons become constant, that is photo current सैचुरेटेड वैल्यू। सैचुरेटेड वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या कलेक्टर प्लेट जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले वो कांस्टेंट हो जाते हैं। इसकी वजह से फोटो करंट जो है उसकी भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फिर उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। हो गया सबका, आगे चले। समृद्धि फर्स्ट, आदित्य हो गया। ओके नाउ देखो तो अब देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से इस चीज को देखते हैं। तो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फोटो करंट और एक्स एक्सिस पर लेते हैं पोटेंशियल। वाई एक्सिस पर फोटो करंट एंड एक्स एक्सिस पर हमने लिया पोटेंशियल। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड रहेगा ना, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइड है ना, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है ना वो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं था। तो मान लो ये जो है ये यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ऑब्वियसली उसको माइनस वी एस लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो वहां पर ऑब्वियसली फोटो करंट क्या है, जीरो। तो यहाँ पर फोटो करंट जीरो है, लेकिन इससे कम पोटेंशियल अगर हम रखेंगे नेगेटिव में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फिर बेसिकली पॉजिटिव साइड अगर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारे पास क्या करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में वो वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है, ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लिख देते हैं आई सेट या सैचुरेटेड करंट। ओके, तो फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल ग्राफ हम जब बनाते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, देखो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में ये देखो करंट की वैल्यू क्या आ गई है, कांस्टेंट आ गई, ठीक है।
ये वो पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जिसके बाद में करंट की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में करंट कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? सो दिस इज फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल ग्राफ। यहाँ पर माइनस वी एस क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो कि हम कब लगाते हैं, जब प्लेट को रिवर्स करते हैं या नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल ग्राफ ऐसा रहता है। हो गया सबका? ना हम इस ग्राफ में थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज देखो क्या करेंगे, हम फोटोन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेंगे। ओके, सो व्हाट इज फोटोन इंटेंसिटी? सो फोटोन इंटेंसिटी photon intensity I is n by 80. Now n by 80 means number of photons falling per unit area per unit time. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फोटोन इंटेंसिटी जो है वो चेंज करने वाले, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो चेंज करने वाले। तो देखो क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग photon intensity and keeping frequency constant। ठीक है, जैसे बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो और लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जैसे मान लो पहले हम रेड लाइट का फोटोन दे रहे थे, अभी भी रेड लाइट का ही फोटोन दे रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी। लेकिन पहले मान लो हम 2 फोटोन दे रहे थे, अभी हम 4 फोटोन दे रहे हैं या 10 फोटोन दे रहे हैं। पहले हम रेड लाइट के 2 ही फोटोन दे रहे थे, अभी रेड लाइट के मान लो हमने 10 फोटोन दे दिए। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, लेकिन वो लाइट जो है वो सेम रखी है, इंटेंसिटी सेम रखी, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी सेम रखी। ठीक है, तो फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। मतलब ये है कि पहले जितना फ्रीक्वेंसी का हम लाइट दे रहे थे या फोटोन दे रहे थे, उतनी फ्रीक्वेंसी का भी देंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि पहले हम रेड लाइट के मान लो 2 फोटोन दे रहे थे, अभी हमने रेड लाइट के 1 फोटोन दिए, लेकिन 2 के बजाय 10 थे। ओके, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। तो ऑन इंक्रीजिंग फोटोन इंटेंसिटी एंड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड फोटो करंट या सैचुरेटेड करंट एक ही बात है, वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड फोटो करंट इंक्रीजेस। ओके, तो अगर हम फोटोन इंटेंसिटी बढ़ा देंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फोटो करंट की क्या है, वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब पहले से ज्यादा करंट आएगा।
तो इसको भी हम ग्राफ से बता देते हैं कैसे होगा, पहले लिख लो ये। हो गया सबका? हो गया ना सबका? तो अब यहाँ पर ग्राफ से देख लेते हैं इसको। तो देखो हमारे पास जो ग्राफ था वो ऐसा कुछ था, ऐसा ही था ना। पहले हमारे पास ये था सैचुरेटेड करंट, फिर हमने क्या किया, फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाया। तो मान लो यहाँ पर फोटोन इंटेंसिटी I1 है, ठीक है। फिर हमने फोटोन इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे पास अभी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। सो I2 इज ग्रेटर देन I1। I2 जो है यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, I1। ओके, सो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाया है। ओके, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ग्राफ जो है ये है फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, I2 इज ग्रेटर देन I1 है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो सैचुरेटेड करंट है, पहले ये था सैचुरेटेड करंट की वैल्यू, अभी सैचुरेटेड करंट की वैल्यू ये होगी। ओके, तो जो वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड करंट है वो बढ़ गई। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर हम दो फोटोन डालेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पहले हमने क्या बोला था एग्जांपल के लिए, हमने बोला पहले मान लो हम रेड लाइट के दो फोटोन दे रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम रेड लाइट के 10 फोटोन देंगे तो क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, सो अगर हम यहाँ पर फोटोन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। एंड अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझाया? तो ऑन इंक्रीजिंग photon intensity, number of photons increases, that is number of photoelectrons
also increases, and value of saturated current, the saturated photo current increase. ओके, तो हमने फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो हमारे पास करंट भी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कलेक्टर प्लेट पर उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। हो गया सबका? तो यहाँ पर I1 जो है उस इंटेंसिटी के लिए ग्राफ था, एंड जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा के I2 कर दिया तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड करंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई। चले आगे। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। तो उस मॉडल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को हम वेव की, ऑब्वियसली ऑलरेडी डी ब्रॉगली ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, लेकिन वो थोड़ी स्पेशल टाइप की वेव होगी, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं उसे। तो ये आगे फिजिक्स में तुम इसके बारे में डिटेल में वैसे पढ़ोगे, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव क्या होती है। ये जो अपने पास होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, इन सब में स्टेशनरी वेव ही बनती है। ओके, तो डिटेल में तुम फिजिक्स में पढ़ लोगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं तुम्हें स्टेशनरी वेव के बारे में, देन हम वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल में चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जो है, एक्चुअली दो वेव
से मिलके बनती है। एक वेव यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, एंड दूसरी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दूसरी वेव किसमें, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो दो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन में वेव है, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ आया? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। तो हमारे पास ये होती है स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव जो है वो एक्चुअल में क्या है, दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में रहती है। स्टेशनरी वेव जो है वो दो स्टेशनरी किसके बीच में रहेगी, पॉइंट के बीच में। ये हमारे पास है स्टेशनरी पॉइंट। इसके अलावा इस टाइप की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। तो एम्पलीट्यूड ए हो गया, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड चेंज होता है। इसके अलावा ये जो वेव है ये दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होती है, एक स्टेशनरी पॉइंट ये, एक स्टेशनरी पॉइंट ये। ठीक है, तो बस इतना हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस के साथ इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। इसके अलावा ये वेव जो है दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होती है। इतना ही हमें यहाँ पर बस पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में तुम स्टेशनरी वेव के बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे। हो गया सबका? आदित्य हो गया? ठीक है, सो जो हमने बताया दो चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए। एक तो ये कि स्टेशनरी वेव जो है दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होती है। तो स्टेशनरी वेव travels between two state points
इसके अलावा दूसरा क्या है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये डिस्टेंस का फंक्शन होता है। ओके, तो इट्स एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ओके, तो स्टेशनरी वेव जो है दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच होता है। इसके अलावा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस का फंक्शन होता है। मतलब जैसे डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बस इतना हमें पता होना चाहिए आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए या वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए। हो गया सबका? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला मॉडल। सर व्हाट इज सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है? इट्स एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। ओके, नाउ हम लेते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, दूसरा नाम इसका है क्वांटम मॉडल। तो ऑलरेडी हमें ये तो पता चल ही गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव है। तो फर्स्ट पॉइंट है इस मॉडल का, इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए वेव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। इसके अलावा इसकी जो वेवलेंथ है वो हम डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए वेव एंड इट्स वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डी ब्रोगली फॉर्मूला। ठीक है, डी ब्रोगली का हमने जो वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था उसके थ्रू इसका वेवलेंथ आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। इसके अलावा कैसी वेव है ये, हमने ऑलरेडी बताया कैसी वेव है, स्टेशनरी या एक्सटेंडिंग वेव है। ओके, तो वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी वेव। अब जब ये स्टेशनरी वेव है तो यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट या एक्सटेंडिंग पॉइंट होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, एक तो होगा न्यूक्लियस और दूसरा होगा इंफिनिटी। तो न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी आर स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस वे। ओके, तो न्यूक्लियस और इंफिनिटी जो है ये इसके क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। हो गया सबका? तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो स्टेशनरी वेव है, और स्टेशनरी वेव के लिए क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस होगा और दूसरा इंफिनिटी होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। समझाया? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी वेव है, ये तो हमने देख लिया। नाउ स्टेशनरी वेव का एक और हमने पॉइंट लिखवाया था कि उसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। ओके, डिस्टेंस का फंक्शन होगा। अब हमारे पास एटम में जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ले सकते हैं या इन्फिनिटी से डिस्टेंस ले सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन is a function of distance from nucleus। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो
इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आ सकती है। एक्स वाई जेड क्या कोऑर्डिनेट है, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के थ्रू हम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस निकाल सकते हैं अगर न्यूक्लियस को ओरिजिन मान ले तो। ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये हम बोल सकते हैं दैट इज इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा अभी हम एम्पलीट्यूड को ए नहीं लिखेंगे, अभी तक एम्पलीट्यूड को ए लिखते आए थे। नाउ नया सिंबल यहाँ पर एम्पलीट्यूड के लिए आएगा एंड ये सिंबल होगा साई। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, दिस इज साई। ओके, तो इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो एम्पलीट्यूड जो है साई एक्चुअली क्या एम्पलीट्यूड ही है, लेकिन अभी एम्पलीट्यूड की का सिंबल जो है वो हो गया साई, और इसका एम्पलीट्यूड ना बोल के नया चीज बोला जाएगा वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे हम, वेव फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो साई एक तरह से स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड ही है, बट इसको अभी हम नया नाम देंगे वेव फंक्शन। तो साई हो गया इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी वेव है उसका वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड। इसके अलावा इसका स्क्वायर ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। तो साई का स्क्वायर जो है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो उसको मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो उसको मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। तो जैसा हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि यार इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह नहीं बता सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया जा सकता कि कहां पर होगा, तो अभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन की किसकी बात करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो है साई स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम बोलते हैं साई स्क्वायर। यस आदित्य बोलो। Sir, actually, I didn't understand the concept well, this one. Can you just explain it briefly again? कौन सा कॉन्सेप्ट, एम्पलीट्यूड वाला नहीं आया कि दूसरा नहीं आया? Sir, amplitude वाला। एम्पलीट्यूड अभी हमने क्या बताया स्टेशनरी वेव के लिए, हमने बोला कि जो स्टेशनरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। ओके सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को हमने साई नाम दिया है। क्या नाम दिया है, साई। तो ये किसका फंक्शन होगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, और यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस या इन्फिनिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसका फंक्शन हो गया। नाउ न्यूक्लियस से डिस्टेंस मतलब आर हो गई मान लो, बट दिस आर, अच्छा तुम्हें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है क्या? हाँ सर। तो न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 0 0 ले लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन हो गया 0 0 0, और वो पॉइंट जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें किसी भी पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई एंड जेड हो गए। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। याद है क्या, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। ठीक है, सो हो गया ना ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो साई होता है मतलब जो एम्पलीट्यूड है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट वाला पार्ट समझ आया? यस सर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अच्छा ये
इस एम्पलीट्यूड को भी नया नाम दिया जाता है। अभी तक हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते आ रहे थे, ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी हम एम्पलीट्यूड को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? साई। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को अभी हम नया नाम देंगे वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड को अभी क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन बोलेंगे। मतलब साई इज एम्पलीट्यूड, बट अभी इसको वेव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा पार्ट इसका देखो क्या है, साई स्क्वायर जो है ना, इसको मतलब साई इज वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर जो है उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ना। यस। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी या मास डेंसिटी। ऐसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पर साई स्क्वायर की बात करें तो क्या बता रहा है? वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तक क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकली ट्रीट कर रहे थे, लेकिन श्रोडिंजर में और ये जो डी ब्रॉगली है उसमें हमने देखा कि यार इलेक्ट्रॉन वेव। लेकिन श्रोडिंजर ये भी बताता है कि यार इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। मतलब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। ओके सर। ठीक है, सो पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, इसको हम बोलेंगे साई स्क्वायर ओके सर, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है? ओके, यस सर, थैंक यू। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। आदि डाउट हो गया ना? हैंड रेज किया हुआ है, नीचे कर लो। हो गया सबका?
नाउ देखो, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करते हैं, साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ना। साई स्क्वायर को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास एटम में दो टाइप के रीजन होते हैं। एटम में दो टाइप के रीजन होते हैं, एक तो ऐसा रीजन जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी और एक ऐसा रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो। तो रीजन इन विच probability of finding electron is maximum। ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये होती है 90 से 95%। ओके, तो रीजन इन विच probability of finding electron is maximum is called orbital। ओके, तो ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। इसके अलावा रीजन इन विच probability of finding electron is zero is called nodes। ठीक है, तो ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एटम में दो टाइप के रीजन होंगे। एक रीजन ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसको ऑर्बिटल बोलेंगे। और दूसरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, उसको नोड्स बोलेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों में डिफरेंस है। यस मृदुल, ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज नोड बिकॉज न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, न्यूक्लियस इज नोड, बट उस नोड को हम नेग्लेक्ट, वो तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि न्यूक्लियस नोड है, क्योंकि हमें पता वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उस नोड की बात नहीं करते हैं। न्यूक्लियस और इन्फिनिटी दोनों जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूक्लियस और इन्फिनिटी दोनों जगह तो नोड है, बट उसके अलावा भी बीच में हमारे पास रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बीच वाले रीजन की हम मेनली बात करें। ठीक है, तो उसके बीच में भी काफी रीजन ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच। तो न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी के बीच में ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो या इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसको नोड। ओके, ऑब्वियसली न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी आर आल्सो नोड्स, बट वो हमें ऑलरेडी पता है, वो तो हमें पता है कि न्यूक्लियस और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पता है। बट बीच वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं कि बीच वाला ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, उसको नोड्स बोलेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हम बोल सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको ऑर्बिटल। ओके, तो नोड्स पर क्या हो सकता है यार, नोड्स पर प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है ना इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, तो एट नोड्स प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है तो यार प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम भी तो जीरो हो गया ना। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो है एट नोड्स, तो प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम भी जीरो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एट नोड साई स्क्वायर जो है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। और अगर साई स्क्वायर जीरो है तो ऑब्वियसली साई भी जीरो होगा। ठीक है, तो नोड्स पर साई स्क्वायर एंड साई जो है दोनों क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। क्लियर है सभी को?
हो गया सबका? तो ये हमारे पास है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो आज का लेक्चर बस हम यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहेगा, बट वो कैसे हम निकालते हैं वो सब बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, तो आज हमने जो पढ़ाया है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। होमवर्क कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क देंगे। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।